Hello my dear student, welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our last lecture on this topic, that is chemical kinetics. लास्ट लेक्चर की बात करूं तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, जिसमें से हम लोग लास्ट फैक्टर पढ़ रहे थे टेम्परेचर। और हम लोगों ने देखा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और इसी के बेसिस हमने देखा था कि अगर टेम्परेचर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर टेम्परेचर इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल, रेट ऑफ रिएक्शन उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, बेसिकली 2 to 3 टाइम्स होगा। बट अकॉर्डिंग टू योर नीट एंड बोर्ड सिलेबस हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि अगर 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। ये इन बिटवीन 2 to 3 टाइम्स होगा। और टेम्परेचर भी जनरली अगर कुछ नहीं गिवन होता है तो हम लोग 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। बाकी चीजें डिपेंड करेगा एग्जामिनर क्वेश्चन में किस वैल्यू किस टेम्परेचर पे आपसे ये पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रीवियस लेक्चर को मैं कोरिलेट कर रहा हूं कि अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो दो चीजें हैं, दो फैक्टर हैं जो उनको सपोर्ट करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज योर एनर्जी फैक्टर, सेकंड वन योर ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर में वो था कि मॉलिक्यूल प्रॉपर्ली उस डायरेक्शन में कोलाइड करे ताकि वो मैक्सिमम इंपैक्ट गिरे और वो एनर्जी मैक्सिमम हो और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। दूसरी चीज थी एनर्जी बैरियर। मैंने कहा था कि अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा कि रिएक्टेंट की मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, और अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होगा तो रिएक्टेंट वुड्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, अगर किसी रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम हुई तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कभी नहीं देगा। और रिएक्टेंट की एनर्जी को प्रोडक्ट की एनर्जी लाने तक जो आपको एनर्जी डिफरेंस है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। और इसी के लिए हमने दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी हीट इवॉल्व होगा, हीट रिलीज होगा, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। दूसरे टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट आर एब्जॉर्ब, हीट आर रिक्वायर्ड, एनर्जी आर रिक्वायर्ड। और वैसे रिएक्शन जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट आपको देना होगा, तो कहीं ना कहीं उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट से क्या होती है, ज्यादा होती है। चेंज इन एनर्जी या इसी को इंथैल्पी वाइज अगर मैं देखूं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का चेंज इन एनर्जी या इंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा, व्हाइल इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जो चेंज इन एनर्जी एंड चेंज इन हीट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर मैंने कहा था इंथैल्पी निकालने का दो तरीका है। फिर मैंने कहा था कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड वही रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो आइए इसको एक ग्राफ से कोरिलेट करते हैं। फिर आज के लेक्चर में दो पार्ट हम लोगों को बचा हुआ है, एक आर्हेनियस इक्वेशन, दूसरा कैटालिसिस बोलते हैं उसको, या थ्योरी ऑफ कैटालिस्ट बोलते हैं कि कैटालिस्ट का क्या काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन में। फिर अपना लेसन थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग लास्ट में एक लेक्चर और रखेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टाइम टू टाइम वो करते रहेंगे, तो अपने क्लासरूम का पार्ट है। समझो कोई भी एक रिएक्शन है, बताओ ये मैं एक्सोथर्मिक के लिए समझाऊं या इंडोथर्मिक के लिए? एक्सो के लिए समझा दो बेटा। देख आप कह रहे हो कि सर ये एक्सोथर्मिक के लिए समझाओ, तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट से क्या होगी, कम। देख बेटा समझ में आना चाहिए, रिएक्टेंट की एनर्जी थोड़ा सा और कम ज्यादा लेता है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, इस पॉइंट को, इसको अगर इस एक्सिस से मिला लो तो ये क्या होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है और ये क्या है आपका, रिएक्टेंट्स। ग्राफ किस एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया है, तो दिस इज योर वाई एक्सिस। तो जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, एक्स वाई एक्सिस पे एनर्जी लिया है, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया है। अब इसके एनर्जी वाले पार्ट को देखते हैं। ये जो एनर्जी है दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इस ट्रांजिशन स्टेट पे जो मैक्सिमम पीक पे जो एनर्जी होगा, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट के जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी, इस एनर्जी को बोलते हैं ईटी थ्रेशोल्ड एनर्जी, बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये रिएक्शंस में देखो कि यहाँ पे देखो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो दिस इज योर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज योर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मैं कह सकता हूं अगर आप एनर्जी फैक्टर को कोरिलेट करोगे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ER इज ग्रेटर देन EP। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H निगेटिव होगा। डेल्टा H कैसे निकालते हैं, डेल्टा H फाइनल एनर्जी मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव। और वैसे प्रोसेस जिसमें इंथैल्पी निगेटिव हो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये ग्राफ किसके लिए हमने प्लॉट किया है, ये हमने एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए प्लॉट किया। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, ध्यान से देखो, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी या एनर्जी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। अब ये प्रोसेस तभी होगा, ध्यान से देखना, अगर ये प्रोसेस तभी होगा, चलो इस रिएक्टेंट को ये केमिकल इक्वेशन में ऐसे ले लेता हूं कि A गिव्स B, A क्या है रिएक्टेंस एंड B क्या है प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट A है और ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है B, दिस इज योर रिएक्टेंट, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो अब इस केस में देखो, जब ये रिएक्शन A टू B जा रहा है, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, जब ये रिएक्शन बेटा A टू B जा रहा है तो इसको बोलोगे आप फॉरवर्ड। तो अगर दूसरा टाइम जब ये B टू A आ रहा होगा तो इसको अपन बोलेंगे बैकवर्ड, बैकवर्ड प्रोसेस। तो अगर ये रिएक्शन आप ऐसे देख लो A टू B जा रहा है तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये रिएक्शन अगर B टू A आ रहा होगा तो इसको क्या बोलेंगे बैकवर्ड। तो अगर ये A टू B जा रहा है, फॉर A टू B ध्यान से देखना, तो एनर्जी ऑफ A इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ B। पहले इसी की बात करते हैं, जब अगर ये A टू B जा रहा है तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट A इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट B। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर ये रिएक्शन B टू A आ रहा होगा, ये इस पाथ पे आ रहा होगा रिएक्शन, देखना रेड पेन से मैं कर रहा हूं, तो जब ये रिएक्शन B टू A आ रहा होगा तो इस केस में रिएक्टेंट क्या है, तो रिएक्टेंट आपके B है और A क्या है प्रोडक्ट। तो अब देखो एनर्जी ऑफ A इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ B, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इस टाइम में ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा इंडो। तो सिंपली मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड एक्सो है, तो इसका बैकवर्ड क्या हो जाएगा बेटा इंडोथर्मिक प्रोसेस हो। कोई दिक्कत, तो अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो इसका अगर डेल्टा H निगेटिव है, अगर इसका डेल्टा H निगेटिव है तो इसका जो डेल्टा H होगा बेटा वो पॉजिटिव होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब आ जाओ, अगर ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में जाएगा तो मिनिमम इसकी एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर लाना पड़ेगा, और इस एनर्जी को थ्रेशोल्ड तक लाने के लिए आपको ये एनर्जी देना पड़ेगा, EA एक्टिवेशन एनर्जी, ET थ्रेशोल्ड एनर्जी, EP जो इसको एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ले लेता हूं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। तो अगर ये रिएक्शन A टू B जा रहा है,
अगर ये रिएक्शन ए टू बी जा रहा है तो इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको ई ए फॉर फॉरवर्ड ले लो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। ध्यान से देखो, तो अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो जब ये बैकवर्ड आएगा तो रिएक्टेंट ये हो जाएगा, तो इसको यहां तक लाने के लिए आपको ये एनर्जी देना पड़ेगा। देख लो ध्यान से, ये डैश ले लेता हूं, या तो इसको ई ए फॉरवर्ड ले लेता हूं, तो इसको ई ए क्या ले लूंगा, बैकवर्ड। मैं लिखता हूं यहां पे ई ए क्या है, या ई ए फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ई ए बी क्या हो जाएगा, क्या होगा, एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ध्यान से देखो, या तो डेल्टा एच जब आपको निकालना था तो ये दोनों एनर्जी का डिफरेंस लिए तो भी डेल्टा एच निकल गया, और डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। दूसरा, आपको यहां से यहां तक की एनर्जी दी हुई है ई ए बी, और ये एनर्जी ई ए एफ है, तो इन दोनों को माइनस कर दोगे तो भी तो डेल्टा एच निकल जाएगा। तो मैं कह रहा हूं डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का एक और तरीका है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। तो अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को आप डिफरेंस ले लोगे, यू ऑल्सो गेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दूसरी चीज, कभी से आपसे ये पूछेगा कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, फॉरवर्ड अगर एक्सो है तो बैकवर्ड इंडो होगा, फॉरवर्ड इंडो है तो बैकवर्ड एक्सो होगा। दूसरा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी ये है, बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी ई है, तो कौन सा ज्यादा होगा, तो एक्सो के लिए बैकवर्ड ज्यादा होगा, तो इंडो के लिए फॉरवर्ड ज्यादा होगा। कभी आपसे इस टाइप के भी क्वेश्चन दे सकते हैं, आप ध्यान से लिखना। और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर जाएंगे उतने ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट। हम लोग लास्ट लेक्चर में ये सब कहानी लास्ट लेक्चर में हम लोग किए थे, बस यही मैं रिकॉल कराने के लिए आपको समझा रहा था कि आप एनर्जी से या ग्राफ पैटर्न के जो क्वेश्चन है, ये आपसे कभी चेंज इन एंथैल्पी पूछ दे, एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज पूछे, तो आप समझ सकते हो। तो जनरली ये सब जानते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मैंने आपको एक चीज बताया कि अगर दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड के एक्टिवेशन एनर्जी को आप डिफरेंस ले लो, यू ऑल्सो गेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी आपसे मैं फिर रिकॉल करता हूं, पूछेगा किसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा और कम होगा, एक्सो के लिए और इंडो के लिए। हमने अभी ये एक्सोथर्मी के लिए देखा तो बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो इंडो के लिए फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। आई होप पिछले लेक्चर में ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होगा, इवॉल्व। तो आइए हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं। आर्हेनियस ने कहा था, और दूसरा मैंने एक और ग्राफ बनाया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, और मैंने कहा था जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांजिशन एनर्जी को, थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट पे जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, जो हाईली एनर्जेटिक स्टेट होता है और लेस स्टेबल होता है। तो अगर मैक्सवेल के ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं इस लेक्चर को कोरिलेट करूं जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करेंगे, मतलब एनर्जी बैरियर थ्रेशोल्ड ही था ना, अगर वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे उतने ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और मैंने कहा था जितना ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उस रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? आप इसको समझ करके लिखो, फिर हम लोग आते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस EA बाई RT।
ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएंगे, वो किसके इक्वल होता है? E इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी। ये एक एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है, ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब ध्यान से देखना, तो जितने ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, उतने ज्यादा जो रिएक्टेंट है ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। जितने ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जितने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, उतने ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। दैट मीन्स उस रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। तो ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। और इसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगा, उतने ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो कह सकते हैं हम कि उस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। समझ रहे हो इतना? तो मैं कह सकता हूं जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये इस वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ध्यान से देखना, इस चीज को समझो। ई क्या है? एक्सपोनेंट। ई क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर। अगर मैं इस वैल्यू को पहले पढ़ने की कोशिश करूं तो यहाँ पे ई तो क्या है? ई तो एक एक्सपोनेंट है, मैथमेटिकल का एक फॉर्म है। जैसे डिवीजन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे भी ई क्या एक्सपोनेंट है। ई क्या है? एनर्जी है, मतलब एनर्जी का एक फॉर्म है जिसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। आप पढ़ चुके हो प्रीवियस लेक्चर में, और आज स्टार्टिंग में मैंने समझाया एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। टी क्या है? टी इज योर टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन स्केल। और आर क्या है? ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, शॉर्ट में मैं यूजीसी लिख देता हूं। अब आर की हम लोग तीन वैल्यू जानते हैं, एक लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, दूसरा जूल पर मोल केल्विन, और तीसरा आप कैलोरी पर मोल केल्विन डालते हो। तो सबसे पहले चीज ये डिस्कस कर ले कि यहाँ पे आर की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी का जो वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू ऑफ आर सेलेक्ट करोगे। अब आर की दो वैल्यू है, एक 8.31 वाली है जिसको अप्रोक्सीमेट 25/3 हम लोग बोलते हैं। ये किसमें था? तो ये वैल्यू था जूल पर मोल केल्विन। और दूसरा जो आर की वैल्यू होती है 2 होती है, किसमें? कैलोरी पर मोल केल्विन। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपका जूल में है तो आप 25/3 लोगे, और कैलोरी में है तो आर की क्या वैल्यू लोगे? 2 लोगे। ये तो समझ में। अब आइए, हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ध्यान से देखना, तो इसी को हम लोग लाने के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन आर, इस कांस्टेंट को हटाने के लिए मैं ले लेता हूं क्या? ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब ध्यान से देखना कि अगर किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, फॉर ऑर्डर रिएक्शन, फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन, इसका जो रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है? रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है मैं बता देता हूं। आर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। तो हम लोग एक बार एक ही का चेंज पढ़ते हैं। इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके थे, ये रेट का कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिपेंडेंसी है उसी को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने जीरो ऑर्डर देखा, फर्स्ट ऑर्डर देखा। अभी हम लोग टेम्परेचर का देख रहे हैं, तो एक साथ में हम लोग एक ही वेरिएबल को देखना है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को क्या लेंगे? कांस्टेंट। मैं पूरा लिखता हूं, कॉन्सेंट्रेशन को क्या लेंगे? कांस्टेंट। और कांस्टेंट टू द पावर ऑर्डर भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के।
क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देख चुके थे, आज टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। तो जो आर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। बेसिकली आर्हेनियस इक्वेशन में आप किसका रिलेशन देखने जा रहे हो, तो रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पे रिलेशन है, और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस। ये नाम आप और जान चुके हो, इससे पहले आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस आप पढ़ चुके हो। आर्हेनियस इक्वेशन ये क्या है, तो रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर है, जिसमें k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, वेयर k इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, ए जो है जिसको आर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं। वन बाय हम लोग इसी को पढ़ेंगे। ये आप देख चुके हो, एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं ए क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं। अब लिखो ए क्या है। ए को कई नाम से जानते हैं, मैं यहां पे लिख दूं, चलो इस साइड लिखता हूं, बाकी चीज तो आप देख चुके हो। अब आ जाओ, लिखो ए इज ए कांस्टेंट। इस इक्वेशन में बात कर रहा हूं, आर्हेनियस इक्वेशन में ए क्या है, लिखो ए इज ए कांस्टेंट नोन एज आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर, और ऑब्लिक करके लिखना फ्रीक्वेंसी फैक्टर। मैं लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कोलिजन फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसको बोलते हैं। तो एक क्या है, इसको आर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, कोलिजन फैक्टर भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। पहला पॉइंट ए के लिए लिखना, इट टेक इनटू अकाउंट। सेकेंड पॉइंट, ये तो हम लोगों ने ए का नाम लिखा, सेकेंड पर लिखना इट टेक इनटू अकाउंट number of those molecule having proper orientation. It take into account number of those molecule having proper orientation. तो ये किसको अकाउंट में लेगा, उस मॉलिक्यूल को जिसका ओरिएंटेशन सही है। अब एनर्जी से देखेंगे हम लोग, टेम्परेचर से देखेंगे। दो चीज तो समझ में आ गई। तीसरा देखना, आर्हेनियस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, आर्हेनियस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रेडियो एक्टिविटी प्रॉब्लम। आर्हेनियस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी प्रॉब्लम और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आर्हेनियस इक्वेशन कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा, किसके लिए, रेडियो एक्टिविटी प्रॉब्लम के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए। कोई दिक्कत? अब आ जाओ, इस केस में हम लोग देखते हैं ए का यूनिट क्या होगा। दो क्वेश्चन है जो काफी आ जाता है, एक तो पूछता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट और दूसरा यूनिट ऑफ ए। तो यहां पे अपना आर्हेनियस इक्वेशन क्या आ गया, आर्हेनियस इक्वेशन k इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्वेश्चन लिखना, एक ही क्वेश्चन है, कई कई अलग अलग लैंग्वेज में पूछे हुए हैं और हर लैंग्वेज में जेई में पूछे क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। इतना सब समझने के बाद आर्हेनियस इक्वेशन को हम लोग और फर्दर डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन पहले आप जो हम लोग इक्वेशन आया उसी पे बेस देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, दैट इज रेट कांस्टेंट। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। इसी क्वेश्चन को अदर लैंग्वेज में क्या पूछा हुआ था ये भी देख लो आप। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट सफिशिएंट हाई टेम्परेचर।
कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट सफिशिएंट हाई टेम्परेचर। और इसी का तीसरा लैंग्वेज लिखो आप, एक ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग अलग है। टेंस टू इंफिनिटी, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के लिमिट टेम्परेचर का कहा, अप टू इंफिनिटी। तो अगर आओ मैं इसी को सॉल्व करूं तो के जो लिमिट है टी टेंस टू इंफिनिटी, यही है, इज इक्वल टू टेम्परेचर टेंस टू इंफिनिटी ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टू। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, टेम्परेचर की वैल्यू टेंस टू इंफिनिटी है। टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर जो है यहाँ पे ये टेंस टू इंफिनिटी है, तो 1/t दैट इज 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू टेंस टू 0। अगर टेम्परेचर टेंस टू इंफिनिटी नहीं, टेंस टू इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी के आसपास है, तो 1/इंफिनिटी के आसपास वैल्यू टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 होगा ना। तो यहाँ पे जो ये पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू टेंस टू 0 होगा, तो e टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, और e टू दी पावर 0 1 होगा। तो जो रेट कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू है, k की जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो a के बराबर होगी, और k की मैक्सिमम वैल्यू a की बराबर है। तो यही क्वेश्चन तो है जो 3 अलग अलग लैंग्वेज में था, समझ में आया। तो कैलकुलेट कर रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k किसके बराबर होगा, a। और अगर a का यूनिट पूछे तो यूनिट सेम एज कितना हो जाएगा, k। तो मैं यहाँ पे ये तो समझा ना। तो मैं यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन में अगर मैं कहूं यूनिट ऑफ a, तो मैं ये क्या लिख सकता हूं, इज सेम एज k। तो यूनिट ऑफ आर्हेनियस फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर, रेट कांस्टेंट के ही क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है। तो एक तो यूनिट समझ में आ गया, और दूसरा ये 3 बार अलग अलग लैंग्वेज में एक ही कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था कि रेट कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। टेम्परेचर की मैक्सिमम सिग्निफिकेंट पॉसिबल वैल्यू पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू, उसमें भी आंसर क्या होगा, ए। और कह रहा है जब टेम्परेचर टेंस टू इंफिनिटी होगा तो भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, ए। ये तो आर्हेनियस इक्वेशन पे वो चीजें थी जो अभी तक हम लोगों ने देखा, और इस पे इस टाइप के क्वेश्चन थे। इतना तो समझ में आया। अब आइए इसी आर्हेनियस इक्वेशन को और फर्दर एनालाइज करते हैं, ताकि आप इसको बेटर व्यू, बेटर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए। आप उधर का साइड लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूं जब तक। फिर आर्हेनियस इक्वेशन अपना क्या है, k इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड लॉग ले रहा हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले रहा हूं। तो लॉग दो, एक नेचुरल लॉग होगा और दूसरा लॉग बेस 10 होगा, ये आप जानते हो ना। तो अगर समझो ln k, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ln a e टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। कोई दिक्कत। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ln k इज इक्वल टू, इसको a ले लो और इस पूरे को b ले लो, तो log a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, log a प्लस log b। तो ये क्या हो जाएगा, ln a प्लस ln e टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अभी जो मैंने ऑपरेशन लगाया, ये क्या लगाया, ln a इंटू बी इज इक्वल टू ln a प्लस ln b, ये फॉर्म लगाया लॉग की प्रॉपर्टी। दूसरा मैं लॉग की जो प्रॉपर्टी यहां पे लगा रहा हूं, ये लगा रहा हूं log a टू दी पावर x इज इक्वल टू x log a। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ln k एज इट इज इक्वल टू ln a प्लस इसको e टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इंटू एल एन ई, और एल एन और ई एक दूसरे का जानी दुश्मन है, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। लॉग का जो बेस ए है, लॉग का जो बेस हो और जो वैल्यू हो कितना हो जाता है 1। तो एल एन को लॉग बेस ई लिखोगे, बेस भी ई वैल्यू भी, तो कितना हो जाएगा 1। तो यहां से आ जाएगा आपको एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। ये भी आर्हेनियस इक्वेशन ही है, लेकिन ये लॉग के फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में। दोनों आर्हेनियस इक्वेशन है, हमने इसी को क्या किया है, सॉल्व किया। एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। और जानते हो आप लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी, एल एन ए को अगर लाओगे तो यह आ जाएगा 2.303 लॉग ए। दैट ये सब जो बेटा प्रॉपर्टी ऑफ लॉग है, आप मैथ में भी सर ने पढ़ाया होगा और कई बार मैंने भी आपको रिपीट किया है और अभी भी किया है। एल एन ए को, एल एन को लॉग में लाओगे तो 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो अब इसको जब लाओगे तो क्या हो जाएगा 2.303 log k is equal to 2.303 log a माइनस ई ए बाई आर टी। अब दोनों साइड 2.303 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो यहां कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस, यहां तो रह जाएगा ना कितना, ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो ये एल एन के फॉर्म में है, ये लॉग के फॉर्म में, क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन। तो कई बार ग्राफ भी तुमसे पूछते हैं यहाँ पे, आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा। अगर मैं यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर दूं बेटा, मैं इसको मिटा रहा हूं। जो पहला ग्राफ है अपना, इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूं 1 बाई टेम्परेचर, और इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूं एल एन के। तो इसका इक्वेशन क्या है देखना, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। ग्राफ देख लो, ये वाई एक्सिस है, तो वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, एक्स एक्सिस यही है ना 1 बाई टी। एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो सी क्या होता है, इंटरसेप्ट पॉइंट, और m क्या होता है, स्लोप। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू है, ये वैल्यू ई ए बाई आर है, m की जो वैल्यू है ई ए बाई क्या है, आर। तो ग्राफ ओरिजिनेट कहाँ से होगा, तो ग्राफ कुछ यहाँ से ओरिजिनेट होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और डिक्रीजिंग स्लोप होगा। और ये जो वैल्यू है ये एल एन ए होगा, और इसका जो स्लोप है ये निगेटिव स्लोप ई ए बाई आर टी होगा। लेकिन सिमिलरली इसी ग्राफ को अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। अब इस बार जो मैं ग्राफ है एक्स एक्सिस पे 1 बाई टेम्परेचर ले लेता हूँ, और वाई एक्सिस पे लॉग के ले ले रहा हूँ, लॉग के। तब इस इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करेंगे, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। तो इस केस में जो स्लोप ऑफ कर्व होगा ये होगा। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, डिक्रीजिंग होगा, ये जो वैल्यू है ये लॉग ए होगा, और ये जो स्लोप है इसकी जो वैल्यू होगी माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। टी नहीं होगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि टी तो 1 बाई टी। ये भी आपको जेई आई थिंक 2013 का पूछा हुआ है, कि ग्राफ पूछा हुआ था आर्हेनियस इक्वेशन पे। तो भी क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। आर्हेनियस इक्वेशन है क्या, तो आर्हेनियस इक्वेशन है वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। मैं एक बार फिर से लिखूं, ये जो आर्हेनियस इक्वेशन आया ये बेसिकली क्या है बेटा, तो वेरिएशन ऑफ विथ क्या है, टेम्परेचर। तो इस आर्हेनियस इक्वेशन में जो चीजें हैं, आप आर्हेनियस इक्वेशन को यहीं पे देख लो, तो रेट कांस्टेंट
तो मतलब के और टेम्परेचर के बीच में क्या है, रिलेशन है। तो रेस्ट ऑल चीज कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी आर्हेनियस कांस्टेंट फैक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। इंथैल्पी क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ में। तो आर्हेनियस इक्वेशन में ये सब जो चीज मैंने लिखा ये सब क्या रहेगा, कांस्टेंट। वेरिएशन दो ही चीज के बीच में हो सकता है, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में। आर्हेनियस ने कहा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। दैट मीन्स जितने ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे उस रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ई टू द पावर ई ए बाई आर टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए मैंने क्या ला लिया, कांस्टेंट ए, इसी को क्या बोलते हैं, आर्हेनियस फैक्टर या आर्हेनियस कांस्टेंट। फिर हमने देखा कि कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इन दैट केस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, इसलिए मैंने लिखा K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। कई लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन ही K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। नहीं, यहाँ पे R के जगह रेट ऑफ रिएक्शन की जगह रेट कांस्टेंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख रहे हैं। मैंने लिख ही दिया, देखो ना, यहाँ पे रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच का वेरिएशन है, तो रेस्ट ऑल चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट। रेस्ट ऑल चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट। तो इस पार्ट को आप लिख लिए होंगे, मैं इसको इरेज करता हूं। फिर हम लोग एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, किसका, आर्हेनियस इक्वेशन का। ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। अब यहाँ पे वेरिएशन किसके किसके बीच में हम लोग को देखना है, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो वेरिएशन होगा के एंड टी, तो रेस्ट ऑल चीजें क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब क्या क्या कांस्टेंट रहता है, ध्यान से देखो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा एच, और ये ऑल चीजें जो क्या रहेंगी, कांस्टेंट। बहुत, मैं आपको एक बेटा बहुत अच्छा रिलेशन बताऊंगा, आप कंपेयर करना, देखना। यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम से कंपेयर कराऊंगा और आर्हेनियस इक्वेशन में डेल्टा एच आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको डेल्टा एच इंथैल्पी से कोरिलेट करके बताऊंगा। पहले आप ध्यान से देखना। तो इस इक्वेशन, समझो ये एक आर्हेनियस इक्वेशन है और ये एक किसी टेम्परेचर T1 पे हो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अगर T1 टेम्परेचर है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 होगी, और अगर T2 टेम्परेचर है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 K2 होगी। क्लियर है ना। तो अपन वेरिएशन दिखाने के लिए लेते हैं एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1। तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये चेंज कर जाएगी ना, तो इसको मैं ले लेता हूं K1 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर T1। दैट विल बी योर इक्वेशन 1। दूसरा, एट टेम्परेचर T2, तो ये जो इक्वेशन होगा ये होगा K2 इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर T2। दैट इज योर इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करता हूं। डिवाइड इक्वेशन 2 विथ 1। जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूंगा तो ध्यान से देखो, ये K2 बाई K1 होगा, किधर, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के। इधर A और A क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। नहीं तो पूरा लिख लो, A ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर T2 अपॉन A ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर T1। और जब ध्यान से देखोगे, सॉरी ये नहीं, A और A क्या हो जाएगा, कैंसिल।
तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल के, अब आगे मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे K2 बाई K1 इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी टू अपॉन ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी वन। अब यहाँ से ए और ए क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो ये क्या बचेगा, ध्यान से देखना इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, K2 बाई K1 इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी टू अपॉन ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी वन। अब इसको जब लिखोगे तो नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी, ध्यान से देखना। तो क्या लिख सकता हूं मैं, K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी टू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी टू, और नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी तो प्लस ई ए बाई प्लस, इसको मैं लिखा, इस पूरे टर्म्स को अगर 1 बाई दिस टर्म्स को लिखा तो नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर, प्लस वाले को पहले लिख लो, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ई ए बाई आर टी वन माइनस ई ए बाई आर टी टू। अब ई ए बाई आर कॉमन ले लो तो क्या जाएगा, K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर, ई ए बाई आर कॉमन ले लिए तो 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू, कॉमन ले लिया तो 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई क्या आ गया, टी टू। अब क्या करता हूं, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ में लॉग ले लूं तो ये नेचुरल लॉग ले रहा हूं, ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, ln ई टू दी पावर ई ए बाई आर 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू। कोई संदेह इसमें, आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब क्या हो जाएगा, ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू लॉग ए टू दी पावर x, देखो ब्लू, तो ये पूरा पावर क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ई ए बाई आर 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू, और ln e, और ln e की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला निकल गया, ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू। और इसी फॉर्मूले को अगर लॉग के बेस में लिखोगे तो ये आ जाएगा लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू। ये वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता है, आर पता है, आर ई ए की वैल्यू गिवन होगी और आर की वैल्यू पता है, ई ए का जो यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू आप पुट करोगे। आपको T1 T2 में से कोई दो टेम्परेचर गिवन होगा, K1 पता होगा तो K2 पूछेगा, या रेट कांस्टेंट के दो टेम्परेचर पे वैल्यू देगा तो दूसरा टेम्परेचर पूछ सकता है। तो यही दोनों फॉर्मूले को क्या करना होगा, यूज करना होगा। लेकिन ये दोनों जो इक्वेशन है इसको भी आर्हेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। अगर आपको दे देगा टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे इतना है तो T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट बताओ, तब तो आपको इस फॉर्मूले से क्या होगा, निकालना पड़ेगा, जब दो टेम्परेचर और एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। सेम ऐसा ही इक्वेशन आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में था, ध्यान से देखना, वही मैं बताने वाला हूं। इन इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ा था log K2 बाई K1, K2 और K1 क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था दो अलग अलग टेम्परेचर पे, K इक्विलिब्रियम 2 K इक्विलिब्रियम 1। वहां पे ये क्या था बेटा, EA के जगह सिर्फ डेल्टा H था 2.303 R, सेम इक्वेशन 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2।
आप ध्यान देखना, इक्विलिब्रियम का जाके कॉपी उल्टाओ, वहां पे भी आर्हेनियस इक्वेशन था, कहाँ इक्विलिब्रियम में, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी की जगह यहाँ पे क्या था, डेल्टा एच था। ये कैसे आया, अभी इसका पार्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं ताकि आपको कोरिलेट हो कि सब्जेक्ट कोरिलेटेड है। यहाँ पे K1 K2 रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे जो K1 और K2 है, K2 एंड K1 जो है ये बेटा रेट कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो K2 एंड K1 है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। करेक्शन लिख करके आपको आर्हेनियस इक्वेशन अपना काम था समझाना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आर्हेनियस इक्वेशन अपना यही था, K इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। दो अलग अलग टेम्परेचर पे, टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 लिया, T2 पे रेट कांस्टेंट K2 लिया। दो इक्वेशन बने, दोनों इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन को पहले से क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके ये आया, बाद में लॉग ले लिया, तो डायरेक्टली इक्वेशन आ गया लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, और लॉग ln को लॉग में लाया तो 2.003 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाओगे तो इधर 2.003 क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा H 2.003 बाई R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये आपका आर्हेनियस इक्वेशन है। पहले हम लोग इसका इक्विलिब्रियम वाला जो पार्ट था उसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इस पे बेस्ट एक दो प्रॉब्लम करा देता हूँ, और आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट हम लोग कैटालिस्ट पढ़ेंगे, और लेक्चर यहीं पे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, इसका एक पार्ट और बच जाता है अकॉर्डिंग टू योर एडवांस जेईई एडवांस सिलेबस। मेन के लिए, नीट वगैरह के लिए सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका हूँ। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से वो पार्ट में ऑर्गेनिक में करा दूंगा, ताकि बाकी जो बच्चे जो जेईई मेन और नीट के लिए उनको वो बोर ना हो, उनको भी लगे कि उनके सिलेबस का पार्ट हो रहा है। क्लियर है? तो आप इसको समझ करके लिखो। पहले हम लोग इसका इक्विलिब्रियम वाला पार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे इस पे बेस्ट, फिर लास्ट में पढ़ेंगे कैटालिस्ट, थ्योरी ऑफ कैटालिस्ट। हम लोग के पास चैलेंज यही है कि इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे है उसको प्रूफ करते हैं। समझो कोई भी एक इक्विलिब्रियम है तो रिएक्शन रिवर्सेबल होगा या इरिवर्सेबल। बहुत अच्छे बेटे, अगर ये रिएक्शन A टू B जा रहा है तो इसको मैं लिख लेता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और B टू A आ रहा है तो इसको क्या लिख लूं, बैकवर्ड रिएक्शन। बड़े ध्यान से देखो, क्लियर है? तो अगर दोनों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड के टर्म्स में हम लोग इसको स्टडी करें तो ये इक्विलिब्रियम आएगा, और इंडिविजुअली हम लोग पढ़ सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए। क्लियर है? तो अगर मैं सिर्फ फॉरवर्ड को देखूं, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ए क्या देगा, बी। तो अगर मैं इसके लिए आर्हेनियस इक्वेशन लगा दूं, ए फॉर आर्हेनियस इक्वेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, आर्हेनियस इक्वेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ये क्या होता है, K इज इक्वल टू ए फॉरवर्ड e टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो K इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर ई ए बाई आर टी, यही होता है ना। तो फॉरवर्ड के लिए K क्या लिखा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू आर्हेनियस इक्वेशन फॉर फॉरवर्ड e टू दी पावर ई ए बाई आर टी, ये लिखते हैं ना। दूसरा, अगर समझो फॉर बैकवर्ड रिएक्शन हो तो B गिव्स A, बैकवर्ड के लिए यही देगा। तो अगर मैं आर्हेनियस इक्वेशन लिखूं, आर्हेनियस इक्वेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, K बैकवर्ड इज इक्वल टू आर्हेनियस इक्वेशन बैकवर्ड e टू दी पावर ई ए बाई आर टी। यहां पे फॉरवर्ड था तो KF लिखा, बैकवर्ड है तो KB लिखा। और इस इक्वेशन के इक्विलिब्रियम की बात करोगे, अगर इसके K इक्विलिब्रियम की आप बात करो, K इक्विलिब्रियम लिखूं तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम अपॉन फॉरवर्ड अपॉन K इक्विलिब्रियम अपॉन बैकवर्ड।
यही होता है ना। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड अपॉन ई टू दी पावर माइनस ई ए किसका, फॉरवर्ड बाई आर टी अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड ई टू दी पावर माइनस ई ए बैकवर्ड टू दी पावर आर टी। यही होगा, ध्यान से देख। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड क्या लिख लूं, ए इक्विलिब्रियम, तो यहां से आ जाएगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ध्यान से देख बेटा, ए इक्विलिब्रियम। अब ये नीचे का टर्म्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में होगा, इतना तो समझ रहे हो। तो क्या लिख लूं, ई टू दी पावर माइनस ई ए, किसका है ये, ऊपर में ये फॉरवर्ड का है ना और नीचे में ये बैकवर्ड। ध्यान से देख, एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर टी, ये माइनस वाला, लेकिन ये माइनस किसका है, फॉरवर्ड, तो एफ लगा देता हूं, प्लस इसका टर्म आ जाएगा ई ए बाई आर टी, लेकिन यहां पे ई ए किसका है, ये बैकवर्ड का, ये पूरा को ब्रैकेट में ले ले, कोई दिक्कत। अब माइनस वन बाई आर टी कॉमन ले लो यहां से, तो ये आ जाएगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ध्यान से देख बेटा, ए इक्विलिब्रियम ई टू दी पावर माइनस वन बाई आर टी, मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ई ए फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। और हमने देखा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस होता है दैट इज योर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो मैं इस इक्वेशन को अगर यहां लिखूं तो ध्यान से देख, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ए इक्विलिब्रियम ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। ये इक्वेशन बना, ये इक्वेशन बना, ये किसके जैसा बना, आर्हेनियस इक्वेशन। कब, जब k इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इससे मैंने कहा था आर्हेनियस इक्वेशन में क्या क्या कांस्टेंट रहता है, तो ई ए एक्टिवेशन एनर्जी तो उस वक्त आपको मैंने बताया था कांस्टेंट होता है, लेकिन डेल्टा एच अब आपको अब समझ में आ रहा है। अब इस इक्वेशन को वापस से एक टेम्परेचर T1 पे लो, एक टेम्परेचर T2 पे लो, जैसे मैंने इसको किया था, तो आपको ये इक्वेशन मिला था ln k2 बाई k1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर टी 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। सिमिलरली जब इसको लोगे तो log k2 बाई k1 इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एच बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। आप इजिली दोनों को क्या कर सकते हो बेटा, निकाल सकते हो। तो एक्टिवेशन एनर्जी अपने को आया था किसमें, आर्हेनियस इक्वेशन, किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में, और डेल्टा एच अपने को कहा था इक्विलिब्रियम। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया कि कोई भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखा, ए गिव्स बी एंड बी गिव्स ए। जब ए बी दे रहा है तो इसको फॉरवर्ड रिएक्शन ले रहे हैं, और जब बी ए दे रहा है तो इसको क्या ले रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन ले रहे हैं। एक बार मैंने आर्हेनियस के इक्विलिब्रियम किसके लिए लगा दिया, आर्हेनियस इक्वेशन को, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वेशन। देखो ना, मैंने लिखा आर्हेनियस इक्वेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और आर्हेनियस इक्वेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। के इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर ई ए बाई आर टी, तो के एफ इज इक्वल टू ए एफ ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और यहाँ पे के बी इज इक्वल टू ए बी ई टू दी पावर माइनस ई बी बाई क्या, आर टी। एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए, आर्हेनियस फैक्टर फॉरवर्ड, आर्हेनियस फैक्टर बैकवर्ड, के इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, के इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, दोनों को डिवाइड करके हमने ये इक्वेशन क्या किया, निकाल दिया। जब इस इक्वेशन को दो अलग अलग टेम्परेचर पे आप कराओगे तो आपको ये इक्वेशन क्या होगा, मिलेगा। यहाँ पे भी रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में है, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में। जब रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी और आर कांस्टेंट होगा। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में होगा तो डेल्टा एच एन क्या होगा, आर होगा। तो ये अपना पार्ट किसका था, आर्हेनियस इक्वेशन का, जो मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया है, आपको समझ में भी आया होगा, कोई दिक्कत। तो आइए इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एक दो करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, फिर हम लोग थ्योरी ऑफ कैटालिसिस पढ़ेंगे। ओके, आप इसको समझ करके लिखो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए, जो अभी हम लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा उसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर की करा रहा हूँ बेटा, जेई 2017, रिसेंटली 2 ईयर बिफोर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, आप ध्यान से समझना।
आप ये मत समझना नीट वाले बच्चों की सर जेई का क्वेश्चन करा रहे हैं। जनरली बेटा कई बार जेई के क्वेश्चन एज इट इज नीट में रिपीट होते हैं, और आपको मैंने प्रीवियस कई चैप्टर में दिखाया भी है कि एज इट इज क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो रिसेंटली जो क्वेश्चन जेई के हैं मोस्ट प्रोबेबली जो छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको एज इट इज आपके टाइम में मे बी रिपीट हो भी सकता है, कॉन्सेप्ट तो होते ही है रिपीट। क्वेश्चन देखिए, मेरा इंटेंशन आपको क्वेश्चन अप्रोच आप करो राइट वे में विथ एक्यूरेसी एंड विद इन टाइम मैनेजमेंट, दैट्स माय अटेंशन टू यू। कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स हो रहा है। कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन। अभी हमने देखा आर्हेनियस इक्वेशन के लिए, ध्यान से देखना, ओनली फॉर आर्हेनियस इक्वेशन के लिए मैंने कहा था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, या तो रेट कांस्टेंट 4 टाइम्स हो या रेट 4 टाइम्स हो, प्रॉब्लम में इक्वेशन हम लोग वही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ln k2 बाई k1, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ln r2 बाई r1 इज इक्वल टू EA बाई आर। ln है तो EA बाई आर क्या होगा? 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। कह रहा है टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन, मतलब ध्यान से देखो, जब टेम्परेचर 300 केल्विन होगा तो यहाँ पे रेट R1 ले ले, तो जब T2 310 केल्विन होगा तो यहाँ पे रेट क्या ले लेंगे? R2। R1 की वैल्यू अगर R ले ले तो R2 की वैल्यू 4 टाइम्स है तो 4R होगा। क्लियर है? तब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ln 4R बाई आर इज इक्वल टू EA बाई आर, इनिशियल टेम्परेचर 300 माइनस 310। अब ध्यान से देखो, आपको R की वैल्यू 8.314 दे दिया है और ln2 की वैल्यू 0.693 दिया हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है तो R की वैल्यू जूल में है तो एक्टिवेशन एनर्जी जूल में ही निकलेगी। जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये R कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? ln4 इज इक्वल टू 2 ln2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बाई आर, इधर करोगे तो 310 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 310। ये मैंने क्या किया? फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन किया। तो यहाँ से क्या चाहिए? EA चाहिए। तो अब ध्यान से देख लो, EA इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, इधर रखो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई ln2 की वैल्यू 0.693 मल्टीप्लाई R की वैल्यू बेटा कितना? 8.314 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 300 इंटू 310, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया है, ये दोनों वैल्यू को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू के, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 ln2 की वैल्यू 0.693, R की वैल्यू ये दिस, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 310 माइनस 300 कितना? 10। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपको क्या निकल जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 107,165.79 जूल पर मोल, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 107.165 किलो जूल पर मोल केल्विन, दैट विल बी योर आंसर। तो बस इसी सब टाइप के आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, या तो दोनों रेट कांस्टेंट है, दोनों टेम्परेचर दिया हुआ है तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछ देगा, अगर दो टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है तो रेट पूछ देगा कितने टाइम्स हुआ। तो आइए इसको आप पहले समझ करके लिखना, हम लोग क्यों इस फॉर्मूले को लगाए हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन कराता हूँ। क्लियर है? आप इसको समझ करके लिखो, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन पे है। ये भी क्वेश्चन आपका जेई 2020 में, J20 में, जेई 2020 नहीं 27 में पूछा हुआ है, 2017। ठीक है, 20 का तो एक एग्जाम हुआ है, दूसरा अभी बेटा पेंडिंग है। कह रहा है
टू रिएक्शन R1 and R2 have identical pre-exponential factor। क्वेश्चन पहले समझना, पहले मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं, आप अपने नोटबुक पे क्वेश्चन लिख लो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। टू रिएक्शन R1 and R2 have identical pre-exponential factor। Activation energy of R1 exceeded that R2 by 10 kilojoule per mole into Kelvin। Activation energy of R1 exceeded that of R2 by 10 kilojoule per mole Kelvin। If K1 and K2 are rate constant for reaction R1 and R2 respectively, तो R1 का rate constant K1 है, R2 का rate constant K2 है, at 300 Kelvin टेम्परेचर दे रखा है। देन ln K2 by K1 इज इक्वल टू, आप K2 by K1 की वैल्यू बताओ। ये प्रॉब्लम मैंने लिया क्यों है, आप इसको समझा कि जो लोग फॉर्मूला रट लेते हैं ना, उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप ध्यान से समझना। कह रहा है टू रिएक्शन R1 और R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। दो कोई रिएक्शन है R1 एंड R2, R1 एंड R2 का दोनों का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब ये क्या है, सेम। पहला चीज तो ये समझ में आ रहा है। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन R1 इज एक्सीडेड दैट R2, मतलब दोनों अलग अलग रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है। ध्यान से समझना बेटा। R1 का रेट कांस्टेंट K1 है R1 का, और R2 का रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। चलो पहले रिएक्शन 1 को पढ़ते हैं। रिएक्शन 1, ये बेटा मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। पहले रिएक्शन R1 की बात करते हैं। एक्टिवेशन सॉरी आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT, इक्वल टू A e टू द पावर EA बाई RT। तो अगर रिएक्शन 1 के लिए लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू, दोनों का एक्सपोनेंशियल फैक्टर A सेम है, तो A e टू द पावर एक्टिवेशन एनर्जी माइनस E1 बाई RT। अगर इसमें दोनों तरफ लॉग लोगे, लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ln k, क्योंकि मुझे ln K2 बाई K1 निकालना है, तो ln K1 इज इक्वल टू, इस दोनों में लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ln A माइनस EA1 अपॉन RT। ये इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? चलो रिएक्शन 2 की बात करते हैं। रिएक्शन 2 की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रिएक्शन 2 के लिए, क्योंकि R2 रिएक्शन 2 के लिए K2 है, K2 इज इक्वल टू, इसका भी आर्हेनियस फैक्टर A सेम है, जिसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला गया है, इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस EA2 बाई RT। फिर इसमें दोनों तरफ लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA2 बाई RT, दैट इज योर इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? तो मैं बेटा क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 को माइनस कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, ln K2 बाई K1 चाहिए। क्या चाहिए, ln K2 बाई K1 चाहिए। तो मैं इक्वेशन क्या करता हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इधर क्या होगा बेटा, ln A माइनस EA2 बाई RT माइनस ln A माइनस EA1 बाई RT। ये इक्वेशन 2 का पार्ट है, ln A माइनस EA2 बाई RT, ln A माइनस EA2 बाई RT माइनस इक्वेशन 1 का ये पार्ट है। जब दोनों को माइनस करोगे बेटा तो ln A कैंसिल, ये ln A माइनस ln B, A माइनस B को क्या लिखते हैं, log A बाई B, तो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा माइनस EA2 बाई RT, ये माइनस क्या हो गया, प्लस EA1 बाई RT। ये 1 बाई RT में कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा ln
K2 बाई K1 इज इक्वल टू 1 बाई RT कॉमन लिख लूं तो क्या हो जाएगा, EA1 माइनस EA2। EA1 माइनस EA2, ध्यान से देखना, ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू 1 बाई RT एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस। और यहाँ दिया भी हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन 1 इज एक्सीडेड दैट, मतलब इसका रिएक्शन का जो R1 का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 10 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है E2 से। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 ही है ना, तो ज्यादा मतलब डिफरेंस कितने का होगा, 10 किलो जूल का होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, जब इस वैल्यू को पुट कर दोगे तो यह आ जाएगा ऊपर में 10 किलो जूल पर मोल केल्विन अपॉन नीचे में क्या जाएगा RT। जब इसको सॉल्व कर दोगे तो यही वैल्यू तो यहाँ पे आएगा। जब आप मैं इसको सॉल्व कर दूं 10 मल्टीप्लाई 1000 किलो जूल के लिए R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कितना 300। एक बार क्वेश्चन फिर से समझो, इसमें दो अलग अलग इक्वेशन की बात की हुई है और दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है। कह रहा है टू रिएक्शन R1 एंड R2 है आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब एक्टिवेशन ए की बात की गई है, आर्हेनियस फैक्टर ए की बात की गई है। तो R1 एंड R2 का ए मैंने क्या ले लिया सेम। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी R1 का है वो 10 किलो जूल पर मोल से एक्सीड कर रहा है R2 रिएक्शन का। तो R1 का एक्टिवेशन एनर्जी जो EA1 होगा E2 से 10 किलो जूल से ज्यादा होगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 10 किलो जूल पर मोल, इसलिए मैंने लिखा EA1 माइनस EA2 इक्वल टू 10 किलो जूल पर मोल। कैसे आया यूज करते हैं, कह रहे K1 और K2 जो है वो रिएक्शन R1 और R2 का रेट कांस्टेंट है। तो कह रहा है ln K2 बाई K1 बताओ। तो मैंने दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग आर्हेनियस इक्वेशन लिखा। इस इक्वेशन का आर्हेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A e टू द पावर E बाई RT। तो R1 के लिए लिखा तो K1 एक्टिवेशन एनर्जी आर्हेनियस कांस्टेंट A सेम है, तो A e टू द पावर एक्टिवेशन एनर्जी EA1 बाई RT। और इसके लिए लिखा तो K2 इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA2 बाई RT। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन को माइनस कर दिया, ये इक्वेशन आ गया और यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमने क्या कर दिया सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत? तो इसी टाइप के आपको प्रॉब्लम मिलेंगे। कॉन्सेप्ट आप बड़े ध्यान से पढ़ना, आपको हर एक एक चीज जो आपके लेवल की है वो मैंने क्या किया है बताया। आज हम लोग लास्ट पार्ट अपने थ्योरी का देखते हैं, थ्योरी ऑफ कैटालिस्ट। फिर उसके बाद हम लोग का थ्योरेटिकल जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग न्यूमेरिकल करते ही रहते हैं। आई होप एक और लेक्चर में करूंगा जिसमें पूरा न्यूमेरिकल ही होगा। अब तक पूरे केमिकल काइनेटिक्स पे बेस्ड, स्टार्टिंग में रेट से लेके रेट कांस्टेंट, ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंसी, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी, प्रेशर रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड, आर्हेनियस इक्वेशन, सब पे बेस्ड रहेगा। रिसेंटली जितने भी अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन होंगे जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट को रिलेट हो, हम लोग एक लेक्चर के साथ आएंगे। लेक्चर लेंदी हो इसके लिए आप बेटा परेशान मत हो, ये आपका ही काम है। समझ में आया? हर साल 16 लाख बच्चे नीट में के एग्जाम में अपियर होते हैं, सिलेक्शन 50,000 का होता है। तो आप उस 50,000 का क्राउड का एक पार्ट बनो, हिस्सा बनो, जो क्वालिफाई होके एडमिशन होंगे। आप बेवजह परेशान मत हो बेटा कि लेक्चर लंबा कैसे करना है। जिनको करना है, जिनको बनना है वो कंप्लीट करते हैं। आप ये देख लो उठा करके, अगर आधा घंटा पढ़ा के काम होता तो मैं पागल नहीं हूं कि मैं 2 घंटे आपके साथ रहूंगा और आपको पढ़ाने आऊंगा। ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से काफी टाइम आपका घर बैठ के मतलब यूज नहीं हो पाया स्टडी में। कहीं ना कहीं आपने यूज ही किया होगा उसको सोने में, खाने में, एंजॉय करने में, बट स्टडी में कैरियर के लिए यूज नहीं हुआ है। तो कम से कम बेटा अब तो जगो, आप करें, कर सकते हैं आप, करो आराम से। हेडिंग डालो, इसको लिखने के बाद अच्छे समझ के, थ्योरी ऑफ कैटालिस्ट। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में एक फैक्टर कैटालिस्ट भी था, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट, या कई जगह इसको थ्योरी के अंडर पढ़ा जाता है, थ्योरी ऑफ कैटालिस्ट। मैं हम लोग रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में आपको पढ़ा रहा था, जिसमें एक फैक्टर था कैटालिस्ट। आप जानते हो कि कैटालिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है।
या कम कर देता है, मतलब रेट को चेंज करे। वैसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करे उसी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट का चेंज होना इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटालिसिस। वैसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, रिएक्शन बहुत फास्ट जल्दी कंप्लीट होगा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। वैसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन पहले नहीं हो रहा होगा, कैटालिस्ट का डाल दोगे तो वो रिएक्शन हो जाएगा, नहीं। कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है बेटा, ध्यान से देखना, कई बार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये सब पॉइंट होंगे। कैटालिस्ट सिर्फ उसी केमिकल रिएक्शन को करा सकता है जो हो रहे होंगे, या तो उसको बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता है कैटालिस्ट। क्लियर है? फिर दूसरी चीज, कभी भी कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट या रिएक्टेंट नहीं हो सकता है। टाइम के साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। कैटालिस्ट हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। कभी कभी किसी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कैटालिस्ट का काम करते हैं। वैसे सब्सटेंस जिसमें कैटालिस्ट किसी रिएक्शन का पार्ट होगा उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। या अगर अदर किसी भी सब्सटेंस को आप डाल रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। तो ऑटो भी हो सकते हैं जिसमें खुद में रिएक्शन का प्रोडक्ट एक क्या हो, कैटालिस्ट के जैसा काम करे। अब तो समझ में रहो, कैटालिस्ट कभी भी किसी रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करेगा, मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेगा। अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट चेंज नहीं होंगे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट चेंज नहीं होंगे तो उसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच चेंज नहीं होगा, और डेल्टा एच चेंज नहीं होगा मतलब उसका थर्मोडायनेमिक बिहेवियर चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होंगे, तो कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को एक अल्टरनेटिव पाथ देता है, उसके एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम ज्यादा कर सकता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट दो चीज चेंज होते हैं, उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी के कम चेंज होने से उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा। थ्योरेटिकल पार्ट है, वन बाय वन आप सेंटेंस अपने नोटबुक में कंप्लीट करो, फिर मैं इसका ग्राफ आपको जहां लगेगा वहां पे कैलकुलेट करके बता दूंगा। एक सब डिफिनेशन लिखना पहले, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट। सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, substance which alter the या change the rate of reaction, catalyst is known as catalyst, is known as catalyst, and phenomena of changing of rate, and phenomena of changing of rate in presence of catalyst is known as catalysis. Phenomena of changing of rate in presence of catalyst is known as catalysis. Next point, positive catalyst increases the rate of reaction. Positive catalyst increases the rate of chemical reaction, while negative catalyst decreases the rate of chemical reaction. While positive catalyst decreases the rate of chemical reaction. साइंटिस्ट थे बर्जिलियस, वो क्या कर रहे थे, पोटेशियम क्लोराइड को हीट कर रहे थे। पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट कर रहे थे तो यहां से उनको KCl+O2 मिल रहा था, लेकिन जब इसी पोटेशियम क्लोराइड को ये हीट कर रहे थे MnO2 के प्रेजेंस में, तो भी प्रोडक्ट यही मिल रहा था, लेकिन इस बार रिएक्शन का जो रेट है ये फास्ट हो रहा था, फास्ट प्रोडक्शन ऑफ O2 गैस मिल रहा था। दैट मीन्स इस केस में MnO2 किसके जैसा काम कर रहा है, कैटालिस्ट। यही से कैटालिस्ट ओरिजिनेट हुआ था, बर्जिलियस के इसी कॉन्सेप्ट, इसी एक्सपेरिमेंट से। क्लियर है? तो मैंने कहा वैसे सब्सटेंस जो किसी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज करे उसको कैटालिस्ट बोलते हैं, और केमिकल रिएक्शन के रेट का चेंज होना इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज कैटालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कैटालिस्ट नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटालिस्ट नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Catalyst never consumed during the course of chemical reaction. Next point, catalyst never initiate the chemical reaction.
catalyst never initiate the chemical reaction. Catalyst never initiate the chemical reaction. Next point, catalyst does not change energy of reactant and product. Catalyst does not change energy of reactant and product. Catalyst does not change energy level of reactant and product. That is ER and EP. आपको ग्राफ याद होगा. Hence, it also doesn't change thermodynamic aspect of chemical reaction. Hence, it also doesn't change thermodynamic aspect of chemical reaction. That is delta H. ये भी क्या होगा? Not change. And it also does not change thermodynamic behavior of chemical reaction. That is delta H. Next point, it requiring a small quantity, a small amount. It requiring a small amount. It requiring a small amount. And it provide the alternative path. It provide the alternative path for a chemical reaction. It provide the alternative path to the chemical reaction. It provide the alternative path to the chemical reaction. To the chemical reaction in which threshold energy change. In which their threshold energy change. In which their threshold energy will be changed. Threshold energy will be changed, due to which activation energy also change. Due to which activation energy also change. Due to which activation energy also change. Hence, rate of reaction change. Hence, rate of reaction change. मैंने कहा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब आप कैटलिस्ट को डालोगे तो उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या करेगा? चेंज कर देगा. अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज होगा तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज होगा. आइए मैं एक बार फिर से उस ग्राफ को, एनर्जी वाले ग्राफ को कोरिलेट करता हूं. इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आपको समझ में आएगा. हम लोगों ने एनर्जी एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया था. एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं एनर्जी और वाई एक्सिस पे लेते हैं FOM, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. और इसका जो ग्राफ था अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ये बेल शेप ग्राफ था. क्लियर है? मैंने कहा था जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी दैट इज योर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. दैट इज योर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. और ये जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. और ये जो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो क्या किए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए. ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच लीड्स टू प्रोडक्ट. और ये जो इसका एनर्जी बैरियर है, मैं सब कुछ बेटा रेड पेन से दिखा रहा हूं. दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस. अब क्या करेगा कि मैंने कहा अगर पॉजिटिव, ध्यान से देखना, मैंने कहा पॉजिटिव कैटलिस्ट है, रेट इंक्रीज करेगा. और नेगेटिव कैटलिस्ट है, रेट डिक्रीज करेगा. रेट डिक्रीज और इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? पहले इस मीनिंग को समझना बेटा. रेट बढ़ रहा है मतलब ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. मतलब एक्स्ट्रा रिएक्टेंट which will converted into
प्रोडक्ट, मतलब पहले कुछ से पहले जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट थे उससे कुछ ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ध्यान से देखना, ये तभी हो सकता है जब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो पहले से कम हो जाए। अगर ये थ्रेशोल्ड चेंज होकर के, अब मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं बेटा, अगर ये एनर्जी है इस एक्सिस पे, ये क्या है, अब ये अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी कुछ यहां आ जाए जिसको मैं ET डैश कह रहा हूं, ET डैश कह रहा हूं, तो ये जो पार्ट है एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये जो है मैं यहां लिख देता हूं, एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कन्वर्टेड इनटू क्या बेटा, प्रोडक्ट। तो अगर कैटलिस्ट डाल रहे हो और एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहां जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, दैट मींस ये जो कैटलिस्ट होगा ये पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। और इस केस में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये जो बेटा EA डैश है, EA क्या है, डैश। तो पहले एनर्जी को लिखता हूं, ध्यान से देखना, ER ET and EA without any catalyst, without any catalyst। अभी भी ER तो वही रहेगा, ET dash and EA dash with positive catalyst, with पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट डालते हो तो इस केस में देखो EA डैश भी EA से छोटा होगा और ET डैश भी ET से छोटा होगा। तो अगर ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है बेटा, EA डैश स्मॉलर देन EA और ET डैश स्मॉलर देन ET, दोनों केस में, पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगा और थ्रेशोल्ड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना तो समझ में आया। लेकिन अगर ये निगेटिव कैटलिस्ट होता, अगर ये निगेटिव कैटलिस्ट होता, तो मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं, ये एक्टिव थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, इसका बढ़ जाता, तो ये ET डबल डैश है। तो इस केस में जो एनर्जी है, ध्यान से देखना, ये EA डबल डैश है। मतलब अब जो मैं इस लाइन से देख रहा हूं, देखो ब्लू लाइन से, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो पहले रिएक्टेंट में तो जा रहे, प्रोडक्ट में जा रहे थे, लेकिन अब नहीं जा रहे। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है, दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। दैट मीन्स यहां पे जो कैटलिस्ट है बेटा, ये निगेटिव कैटलिस्ट है। यहां पे जो कैटलिस्ट है वो कौन सा कैटलिस्ट है, निगेटिव कैटलिस्ट है। क्लियर है? तो मैं यहां पे लिखता हूं रेड पेन से, ER अभी भी वही रहेगा, ET डबल डैश और EA डबल डैश, ये क्या है, व्हेन निगेटिव कैटलिस्ट इज यूज्ड, जब आप निगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हो। और जब निगेटिव कैटलिस्ट यूज करोगे तो दोनों केस में देखो, EA डबल डैश ग्रेटर देन EA और ET डबल डैश ग्रेटर देन ET। यही एनर्जी बैरियर होता है, रिएक्टेंट का एनर्जी कभी चेंज नहीं होगा। तो जब थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाएगा तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। तो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो इस केस में बेटा मैं लिख देता हूं, ET क्या होगा, कम होगा, और एक निगेटिव कैटलिस्ट है तो ET क्या होगा, बढ़ जाएगा। ET बढ़ेगा। तो थ्रेशोल्ड पहले से कम होगा तो ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और थ्रेशोल्ड पहले से बढ़ जाएगा तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे अब वो भी नहीं होंगे। समझ में? यही आपका कैटलिस्ट है। ये तो मैंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है। आइए इसी का मैं दूसरा ग्राफ बता देता हूं। कब?
एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ, वहां पे भी यही होगा, ध्यान से देखना, यही पूछेगा। हर केस में ER तो सेम ही रहेगा। थ्रेशोल्ड कम हो रहा है तो पॉजिटिव कैटालिस्ट, थ्रेशोल्ड बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैटालिस्ट। एक दूसरे ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं, जब इतना हम लोगों ने किया ही है, इतने ब्रीफ में जब चैप्टर को एनालाइज किया ही ना, तो आइए हम लोग दूसरा ग्राफ पढ़ते हैं, किसका, एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ। दिस इज योर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो कर्व है, दिस इज योर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसको ER बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे बेटा, EP। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये जो है दैट इज योर डेल्टा H। कोई दिक्कत? पहले ब्लू पेन से देखते हैं, फिर हम लोग अदर पेन का यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, इस ग्राफ का इनिशियली ये जो है, ये जो पॉइंट है बेटा, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, और ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ये जितने भी चीज हमने लिखा है दैट इज विदाउट कैटालिस्ट। कितने भी चीज हमने लिखा है ये क्या है, विदाउट कैटालिस्ट है। सारे को मैं ब्लू पेन से कर देता हूं ताकि आप समझ लेंगे। दैट इज योर डेल्टा H और दैट इज योर ये सब जो है ये विदाउट कैटालिस्ट है। दैट मीन्स ER, EP एंड डेल्टा H नॉट चेंज विथ कैटालिस्ट। और ये जो एनर्जी है ये दैट इज योर ET, थ्रेशोल्ड एनर्जी। If we use positive catalyst, threshold energy decreases. जब पॉजिटिव कैटालिस्ट होगा तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अब जो ये कर्व है ये मैं रेड पेन से बना देता हूं, कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो अब जो ये, इसको मैं लिख देता हूं ET डैश, और इस केस में जो एनर्जी होगा, ध्यान से देखना, मैं यहां लिख देता हूं, इसको EA डैश लिखता हूं। क्या लिखता हूं, EA डैश। तो अब ध्यान से देख लो, अगर थ्रेशोल्ड कम हुआ तो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है ये भी किस में चले जाएंगे, प्रोडक्ट में। ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है ये भी किस में चले जाएंगे, प्रोडक्ट में। समझ में? तो क्या हो जाएगा, तो ET डैश एंड EA डैश कब हो जाएगा, जब यूज ऑफ पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो जब पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज किया होगा तो देख लो बेटा, ET डैश स्मॉलर देन ET और EA डैश स्मॉलर देन EA। लेकिन जब आप निगेटिव कैटालिस्ट यूज करोगे, मैं ब्लैक पेन का यूज करता हूं, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ET डबल डैश, और इस केस में जो एनर्जी होगा दैट इज EA डबल डैश। तो व्हेन निगेटिव कैटालिस्ट इज यूज्ड, तो क्या हो जाएगा इस केस में, ET इंक्रीज करेगा। ET क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस केस में देख लो, ET डबल डैश एंड EA डबल डैश कब होगा, यूज निगेटिव कैटालिस्ट। तो फिर इस केस में भी देख लो, जब यहां से देखोगे ET डबल डैश ग्रेटर होगा ET से, और EA डबल डैश ग्रेटर होगा किससे, EA से। तो इस केस में मैं फिर से लिख देता हूं कई बार,
रेट कम होगा। और इस केस में जब बेटा क्या होगा, रेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ग्राफिकल क्वेश्चन दे तो भी आप समझ जाओगे, ग्राफिकल क्वेश्चन दे तो भी आप क्या करोगे, समझ जाओगे। किस पे, इस पेज पे, कैटालिसिस। That's all about our complete chemical kinetics for your board level, for your NEET and EAMS level, for your JEE main and advanced level, for your all competitive examination level. We will completed our chemical kinetics. तो लेक्चर आज हम लोग का थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ। हम लोग इस पे आप जितने भी असाइनमेंट आपको दिए हुए हैं, आप बेटा सारे 1 2 लेकर के लेवल 1 और एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 आप कंप्लीट कर लेंगे। लेक्चर कंप्लीट करें, अच्छे से नोट्स बनाए। लास्ट 2 लेक्चर काफी थियोरेटिकल हो गया। आर्हेनियस इक्वेशन अच्छे से पढ़िएगा, कई बार क्वेश्चंस होते हैं। ओके, आप कंप्लीट अच्छे से नोट्स बनाइएगा, हर लेक्चर को समझ के देखिएगा। और एक बार जब ये लास्ट लेक्चर आज का कंप्लीट हो जाए ना, तो पूरा 1-4 घंटे की सिटिंग लेना आप, और लेक्चर 1 से लेक्चर लास्ट तक आप पूरे केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज करना, देखना पूरे चैप्टर का कोरिलेशन कितने अच्छे से आप कर पाते हो। लेक्चर कैसा लगा बताइएगा जरूर। आई होप आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा, और पूरे केमिकल काइनेटिक्स जितना मैंने कहा उतना करने के बाद आपके माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो गया होगा, ताकि आप सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट मेरे से फास्टर प्रॉब्लम अप्रोचिंग आपका, इतना मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप इस काम को करना। लेक्चर पूरे ध्यान से सुनने और समझने के लिए, इतनी देर तक अपने साथ बने रहने के लिए, कंप्लीट लेक्चर को सुनने के लिए, अच्छे से नोट्स बनाने के लिए, लेक्चर को पॉज करके हर एक पॉइंट को आपका जो ऑनेस्ट लेवल है उसके अकॉर्डिंग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।